निर्मला देवांश को रोज सुबह सुबह उठाने की कोशिश करती है, पर देवांश को नींद इतनी प्यारी है कि वो उठने का नाम ही नहीं लेता। बेटा देवांश उठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। उठ जा बेटा, देख तेरे लिए मैंने क्या क्या बनाया है। इतने सारे पकवान बनाए हैं। अरे माँ, उठता हूँ ना, अभी स्कूल जाने में बहुत टाइम है। नहीं बेटा, बहुत लेट हो गया है, 8 बज गए हैं, उठो। फिर थोड़ी देर बाद निर्मला जाके देखती है कि देवांश अभी भी सो रहा है। हे भगवान, सूरज सिर पे आ गया है, स्कूल का टाइम हो गया है, ये लड़का अभी भी नहीं उठा। इसको उठाने का अब बस एक ही तरीका है। तभी निर्मला जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, देवांश बेटा, शेरू नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। देवांश झट से उठ जाता है और पूछता है, क्या हुआ माँ? देखना बेटा, शेरू नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे माँ, यहीं कहीं होगा, कहाँ जाएगा मुझे छोड़ के वो। फिर देवांश शेरू को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है और देखता है कि शेरू बाहर ही होता है। माँ, तुमने मुझे झूठ बोल के जगाया ना, शेरू तो यहीं था। बेटा तो मैं क्या करती, तुम उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो मुझे लगा तुम शेरू से बहुत प्यार करते हो, उसके खो जाने का बहाना लगाती हूँ तो तुम उठ जाओगे। चलो अब जल्दी से नहा लो, पहले ही स्कूल के लिए इतना लेट हो चुके हो तुम। क्या माँ, तुम भी जानती हो शेरू मुझसे कितना प्यार करता है, फिर भी। दरअसल शेरू देवांश को सड़क पर मिला था, जो बहुत भूखा प्यासा था। देवांश उसे अपने घर ले आया था, तब से शेरू देवांश के साथ ही रहता था। चल शेरू, आज मैं तुझे भी नहला देता हूँ, तुझे भी तो बहुत गर्मी लग रही होगी ना। और फिर देवांश शेरू को लेकर अपने घर के सामने बने कच्चे बाथरूम में ले जाता है। वहाँ खुद भी नहाता है और शेरू को भी नहलाता है। तभी अचानक से देवांश के पीछे एक साया आ जाता है और अचानक से उसकी चड्डी को गायब कर देता है। देवांश जब अपनी चड्डी नहीं पाता तो हैरान हो जाता है और जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाने लगता है, माँ, माँ, माँ। निर्मला दौड़ती हुई आई। अरे बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ देखो ना, मैं नहा रहा था और अचानक से मेरी चड्डी गायब हो गई। क्या चड्डी गायब? ये तो क्या कह रहा है बेटा, चड्डी कैसे गायब हो सकती है? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। अरे बेटा तो ऐसे ही घबरा रहा है, तू शेरू को भी अपने साथ ले गया है नहाने, जरूर उसी की शरारत होगी, तू ऐसे ही परेशान हो रहा है। नहीं माँ, शेरू तो मेरे एकदम सामने है, वो ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे दूसरी चड्डी ला कर दो, मैं बाहर कैसे आऊँ? ठीक है लाती हूँ। निर्मला देवांश को दूसरी चड्डी ला कर देती है, पर जैसे ही वो दूसरी चड्डी पहनता है तो वो साया पीछे से आके फिर से देवांश की चड्डी गायब कर देता है। देवांश के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। माँ, एक और चड्डी गायब हो गई। क्या एक और गायब हो गई? बेटा मुझे तो लगता है आज तेरा स्कूल जाने का मन नहीं है, इसलिए सुबह से मुझे तंग कर रहा है, तभी तुझे ऐसी शरारतें सूझ रही हैं। नहीं माँ, तुम्हारी कसम, तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारी कसम झूठी नहीं खाता, सच में मेरी चड्डी फिर से चोरी हो गई। ये सुन के निर्मला खुद भी हैरान थी कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। निर्मला देवांश को और चड्डी ला कर देती है, फिर से वही हुआ, चड्डी चोरी हो गई। देवांश और निर्मला परेशान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। देवांश स्कूल जाने को रेडी तो हो गया था, पर परेशान था कि आखिर ये क्या हो रहा है और उसके साथ ही क्यों हो रहा है। बेटा तू दूध पी, तेरे पिताजी को आने दे, मैं उनसे बात करती हूँ इस बारे में। तभी दोपहर में देवांश के पिता गोविंद काम से लौटे। निर्मला, ओ निर्मला। जी आई। बहुत भूख लगी है आज तो, मैं नहा के आता हूँ, जल्दी से खाना लगाओ तुम। सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा अच्छा, बात भी कर लेना, मैं नहा के आता हूँ, तुम खाना लगाओ, खाना खाते समय बात कर लेंगे। जी। तभी गोविंद नहाने के लिए बाहर बने अपने कच्चे बाथरूम में चला जाता है। नहाते नहाते उसकी भी चड्डी गायब हो जाती है और जैसे ही वो देखता है, अरे ये क्या, मेरी चड्डी कहाँ गई, कौन ले गया? फिर थोड़ी देर में गोविंद अपनी धोती को बांध के बाहर आ जाता है और कहता है, निर्मला सुनती हो? निर्मला सुनो, मेरे साथ क्या घटना घटी अभी। क्या हुआ जी? मैं नहा रहा था कि अचानक से मेरी चड्डी गायब हो गई। क्या आपकी भी चड्डी गायब हो गई? मैं यही तो बात करने वाली थी आपके साथ। आज सुबह सुबह हमारे देवांश के साथ भी ऐसा ही हुआ,
उसकी तो 4-4 चड्डी चोरी हो गई। बेटा घबरा कर स्कूल गया है। मैंने उसे समझा बुझाकर जैसे तैसे स्कूल भेजा है। तभी अचानक से बाहर पूरे गांव में हल्ला मच जाता है। निर्मला और गोविंद बाहर जाकर देखते हैं तो सारे गांव वाले इकट्ठा थे। गोविंद ने जाके पूछा, क्या हुआ भैया, सब इकट्ठा क्यों हुए हैं और इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है? तभी गांव के एक सदस्य बिरजू ने गोविंद को बताया, अभी सारे गांव के आदमी लोग अपने अपने काम से लौटकर घर पहुंच के नहाने लगे और सारे के सारे गांव के आदमियों की चड्डियां चोरी हो गईं। क्या सबकी चड्डियां चोरी हो गईं? मुझे लगा मेरे घर में ही कुछ भूत लगा हुआ है जो मेरे और मेरे बेटे की चड्डी चुरा रहा है। ये बात गांव के सरपंच तक पहुंच गई। गांव में सभा बुलाई गई। सब ने गांव में हो रही चड्डी चोरी के बारे में सरपंच से शिकायत की। सरपंच ने सारी बातें सुनी और फिर बोला, अरे वो चड्डी सिर्फ तुम लोगों की ही नहीं बल्कि आज सुबह नहाते टाइम मेरी चड्डी भी चोरी हो गई। सारे लोग आपस में बात करने लगे। अरे हमारी चड्डी चोरी हुई है तो हुई, लेकिन गांव के सरपंच की चड्डी तक भी पहुंच गया कोई। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि कोई सरपंच की चड्डी तक भी पहुंच गया। सरकार को इसका कुछ करना होगा, मामला बढ़ता ही जा रहा है। क्या लगता है आप गांव वालों को, इसके पीछे कौन हो सकता है? तभी एक गांव वाला उठा और बोला, सरकार, मुझे तो लगता है कि इसके पीछे कोई भूत प्रेत है। हाँ हाँ सरकार, मुझे भी यही लगता है। तभी सरपंच गोविंद से पूछते हैं, गोविंद तुम्हें क्या लगता है? सरकार, गांव वाले सही कह रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस भी हुआ जैसे कोई साया था। ये जरूर हमारे गांव पर किसी आत्मा का साया है। सारे गांव वालों की बात सुनने के बाद सरपंच ने ये फैसला लिया कि भूत को पकड़ने के लिए किसी अच्छे तांत्रिक को बुलाया जाए। गांव वालों ने देरी ना करते हुए उसी दिन पास के गांव में बहुत बड़े ज्ञानी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से चड्डी चोर भूत को बुलाया। कुछ ही देर में भूत सामने आ खड़ा हुआ। सब लोग भूत को देख के हैरान थे। तभी सरपंच ने तांत्रिक से कहा, तांत्रिक बाबा, आप इस भूत से पूछिए क्या दुश्मनी है इस भूत की हमारे गांव वालों से? क्यों ये हमारी चड्डियां चुरा के दहशत फैला रहा है? दुष्ट आत्मा, क्या दुश्मनी है तुम्हारी इन गांव वालों से? क्यों परेशान कर रहे हो तुम इन लोगों को? ऐसा क्या किया लोगों ने तुम्हारे साथ जो तुम इनकी चड्डियां चुरा रहे हो? मैं दुष्ट आत्मा नहीं हूँ, मैं भी बहुत अच्छा इंसान था। पास के ही गांव में मेरा घर था, मैं अकेला ही रहता था। फिर एक दिन की बात है, गांव में मेरा एक चाय का स्टॉल था। मैं आते जाते लोगों की मदद किया करता था। जिसके पास चाय के पैसे होते मैं पैसे ले लेता और जिसके पास नहीं होते मैं फ्री में उसे चाय पिला देता। एक दिन मैं सुबह सुबह अपने घर के बाहर बने कच्चे बाथरूम में नहाने के लिए गया। तभी पीछे से एक कुत्ता आया, वो मेरी चड्डी खींच के ले गया। मैं उस कुत्ते के पीछे भागता भागता गांव के बीचों बीच आ गया, लेकिन कुत्ता मेरी चड्डी लेकर भाग गया। तभी गांव वालों ने मुझे उस हालत में देखा तो सारे मुझे गालियां देने लगे। बोले, कितना बेशर्म आदमी है, कैसे नंगा पूरे गांव में घूम रहा है। अपनी तो इसकी शादी हुई नहीं, ना घर ना परिवार का पता है। इसकी हमारी औरतों पे गंदी नजर है, तभी ऐसी गंदी हरकतें कर रहा है। मेरी किसी ने एक नहीं सुनी, मुझे भगा भगा कर पत्थर मारे, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। तब से मैंने कसम खाई, ये जमाना कभी किसी का नहीं हो सकता। अच्छाई तो बहुत करके देख ली, अब बुरा बन के देखते हैं। तब से मैंने सोच लिया, जिस तरह मेरी चड्डी चोरी हो गई, उसी तरह मैं लोगों की भी चड्डी नहीं रहने दूंगा। इस गांव में और आसपास के हर एक गांव में सबकी चड्डियां चुराऊंगा। और वो कुत्ता भी मुझे इस गोविंद के घर में दिखा। उसके बेटे का अच्छा दोस्त है वो कुत्ता। पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? किसी की सजा किसी को कैसे दे सकते हो? तभी भूत गुस्से में आ जाता है और गोविंद को बोलता है, हाँ, तू मुझे मत समझा मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मुझे ज्यादा गुस्सा ना दिलाओ, वरना तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। देखो, तुम ठंडे दिमाग से काम लो। मुझे यकीन है अगर तुम इतनी अच्छे इंसान थे तो तुम पर बुराई ज्यादा देर तक हावी नहीं हो सकती। तुम बात को समझोगे, गलती एक बेजुबान जानवर से हुई है और तुम्हें तो पता है छोटे छोटे कुत्ते कितने शरारती होते हैं। उस चीज की सजा तुम सारे समाज को नहीं दे सकते। तभी भूत पे सरपंच की बातों का असर हो जाता है और वो समझ जाता है कि वो गलत कर रहा है। शायद आप लोग ठीक कह रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आज से मैं तुम लोगों की चड्डियां नहीं चुराऊंगा। बस मेरा एक काम करो, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि मुझ अनाथ का किसी ने अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया है। मेरा संस्कार कर दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। फिर सारे गांव वाले तांत्रिक के साथ मिलकर उस लाश का संस्कार कर देते हैं।
जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और फिर सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।